Hello students, we were discussing about the issues in curriculum development. We have already taken up the issue of centralization versus decentralization viewpoints of curriculum development in my last video. In this video, let us take up another issue of challenges or pluralities for a common curriculum in Indian context. Plurality can be said to be non-homogeneity, or it can be said to be a state of being plural, having variations and vividness. In Hindi, we can say it as bahulyata, bahulta, anekatva, bhinnata या विविधता. India is a vast country and plurality is central to Indian identity. India takes pride of its plurality. This pride is being reflected or manifested in every walk of Indian life. For example, if we see the currency notes of India, where the currency value is written in 18 different languages. Nowhere in the world you will find currency notes having more than one or two languages depicting the currency values. भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो कि अपना बाहुल्यता या विविधता को लेकर गर्वान्वित है, और यही बाहुल्यता जो है ये हमारा पहचान का केंद्र बिंदु है. इस बाहुल्यता हम जीवन का प्रत्येक भाग में हम देखते हैं. एक छोटा सा उदाहरण अगर हम लेंगे कि भारत का जो रुपये है, जो करेंसी नोट्स है, उस पर आप देखिए 18 भाषाओं में उस रुपये का मूल्य लिखा हुआ है, जो कि भारत के अलावा किसी और देश में, विश्व का किसी और देश में ये चीज़ आप नहीं देखेंगे. एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 भाषाओं में उस मूल्य को वो उसमें अंकित करते हैं. भारत और सिर्फ भारत जो है वो 18 भाषाओं में उस चीज़ को, मैंने उस वैल्यू को अंकित किया गया है करेंसी नोट्स में. इसका अर्थ क्या है कि ये जो है, जो हम इस प्लुरलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, हम इस प्लुरलिटी को एंडोर्स करते हैं और इस प्लुरलिटी के साथ जीना सीखते हैं, और इसी प्लुरलिटी को लेके हम गर्वान्वित हैं. ये जो प्लुरल नेचर जो भारत का है, ये जो है हमको कहाँ से आता है, किस तरह से हम देखते हैं. ये भारतवर्ष एक ऐसा संघ है जिसमें बहुत सारे प्रदेशों का एकजुटता है, जिसको हम फेडरल नेचर हम पढ़े हैं पॉलिटिकल साइंस में या सिविक्स में. मैंने इससे जो हमारा सरकार है, जो देश है, वो फेडरल स्ट्रक्चर में बिलीव करता है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा. और दूसरा है कि ये जो भाषागत या धार्मिक आधार पे हम अधिकार दिए हुए हैं अल्पसंख्यकों को, मतलब उस विविधता को भी हम सम्मान देते हैं. अल्पसंख्यक हैं फिर भी वो धार्मिक आस्था जो है उनका, या भाषागत जो आस्था है, उसको हम सम्मान देते हुए उनको एक अधिकार के रूप में हम उन लोगों को दिए हुए हैं. अब आते हैं करिकुलम, पाठ्यचर्या में. पाठ्यचर्या एक प्लान्ड प्रोग्राम होता है अनुभव प्रदान करने का. अनुभव जो है वो सोसाइटी, समाज या संस्कृति के बिना हम अनुभव का कल्पना नहीं कर सकते हैं. मतलब जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज का और उस संस्कृति से ही अनुभव को हम लेते हैं, और पाठ्यचर्या का काम है कि इसी संस्कृति या इसी समाज को लेते हुए वो आगे बढ़े. तो इट बिकम्स ए हरकुलियन टास्क फॉर करिकुलम प्लानर्स एंड डिज़ाइनर्स to develop a common curriculum which addresses the whole of nation whose very identity is plural. तो ये जो पाठ्यचर्या जो निर्माण करता है या विकास करता है, उनके सामने एक बहुत बड़ा चुनौती बन जाता है कि इन सारे विविधताओं को लेके वो किस तरह से मैंने सारे विविधताओं को वो संबोधित कर सके, समाहित कर सके और एक अनुभव के रूप में सामने पेश कर सके बच्चों के. Therefore, this plurality which adds color to the fabric of our nation becomes challenge for common curriculum.
यही प्लुरैलिटी जिस पे हम गर्व करते हैं, जिसको हम एंडोर्स करते हैं, जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, यही प्लुरैलिटी आगे चल के हमारे सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा होता है कि किस तरह से हम भारतवर्ष के लिए या भारतीय संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में हम एक कॉमन पाठ्यचर्या का निर्माण करें जिसमें कि सारी जो संस्कृति है, जो समाज में विविधताएं हैं, उस चीज़ का समावेश हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। पाठ्यचर्या जो डेवलपर्स है, विकासकर्ता है या निर्माण करता, उनके सामने ये खड़ा होता है। It becomes really a challenge to incorporate the vastness of this plurality into a limited set of experiences that has to be provided to the young minds. It is assumed that a common curriculum must suit everyone and should reflect every individual's culture and tradition, history, language, religion. But in reality, it becomes very difficult. That means, when we try to develop a curriculum in a plural society, in a pluralistic country, it becomes very difficult to incorporate every aspect of plurality, so that no individual or no community is being hurt or being elated by such inclusion. That means, nobody should be overlooked और nobody should be overemphasized. मतलब किसी को ज़्यादा हम तवज्जो दे दें और किसी को बिल्कुल नहीं दे, तो ये प्लुरल नेचर जो है भारतवर्ष का, उसको एक ठेस पहुँचेगा। मतलब हमको ये देखना है, जो प्लुरलिटी है, जो विविधता है, वो सारे विविधताओं को हम सम्मान दें और सारे को जगह दें हमारा पाठ्यचर्या में, ताकि हर कोई इस पाठ्यचर्या में अपना संस्कृति, अपना जो वे ऑफ लाइफ वो ढूंढ सके। लेट अस नाउ see how pluralities and what dimensions of pluralities has imposed challenges for common curriculum in Indian context. The pluralities in Indian context can be studied in the following heads. Those are linguistic plurality. First and foremost, हमने देखा भाषागत जो बाहुल्यता है, भाषागत जो विविधता है, बहुत एक बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा विविधता है। और हम ये देखते हैं कि इस भाषागत विविधता को किस तरह से पाठ्यचर्या निर्माता जो है वो उसको संबोधित करे या इसको समाहित करे एक कॉमन करिकुलम में। ये बहुत बड़ा एक चुनौती बन के आगे आता है कि जहाँ बहुत सारे भाषाओं का प्रचलन है जिस देश में, उस देश में किस भाषा को प्राथमिकता दिया जाए, किस भाषा को हम छोड़ दें। आप देखिए, संविधान ने 18 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। इसके अलावा हमारे पास और सैकड़ों भाषाएं हैं जो करोड़ों लोग उसको बोलते हैं, फिर भी उनको अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। और जब हम कहते हैं कि अपने मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, मातृभाषा मदर टंग एजुकेशन पे स्ट्रेस दिया गया, जहाँ 2 भाषाओं को ऑफिशियल भाषा के रूप में घोषित किया गया, हिंदी या इंग्लिश। उसके साथ साथ आप अपने रीजनल टंग जो है, मदर टंग, उस भाषा में एजुकेशन दे सकते हैं, या वो फ्लेक्सिबिलिटी आया कि आप उस भाषा को भी आप रख सकते हैं। मतलब 3 लैंग्वेज फार्मूला का उद्भव होता है टू गिव जस्टिस टू दिस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी या लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी। तो ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला आया, त्रिभाषी जो सूत्र दिया गया, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है कि सारे भाषाओं को इसमें न्याय मिल सके। तो फिर भी हुआ यूँ कि प्रत्येक प्रदेश का एक ही भाषा उसमें आया, जो कि हम बोलेंगे कि वो हेजेमोनिक लैंग्वेज, मतलब जिस भाषा का दबदबा है। हेजेमनी मीन्स दबदबा, तो हेजेमोनिक लैंग्वेज हम बोलते हैं। अब आप कोई भी भाषा देखो, अब
कम टू बिहार, अगर आप बिहार का उदाहरण लेंगे तो बिहार में हिंदी का प्रचलन हुआ। अभी अभी आप देखिए बिहार में कई भाषाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथिली को रिकॉग्निशन प्राप्त है, माने मान्यता प्राप्त है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। बाकी भाषाएं जो है वैसे बोलचाल की भाषा रह गई। उसमें एजुकेशन जो है मदर टंग बोल के वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। तो ये जो स्थिति है, बहुत सारे भाषा जो है हिंदी के द्वारा सप्रेस हो गए, या फिर हिंदी को उन्होंने अपना लिया। किसके एवज में? अपना मातृभाषा के एवज में। बिहार में भोजपुरी, मगही, अंगिका, अवधी, इस तरह से काफ़ी भाषाएं हैं जो कि हिंदी के एवज में वो दब गया, तो वो कहीं खो गया। और धीरे धीरे अब अगर ये प्रचलन में नहीं आया तो ये लुप्त भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बोलचाल की भाषा में रह सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मदर टंग का जो बात उठा, वो मदर टंग बात सिर्फ पेन एंड पेपर में रह गया। हर राज्य में ये स्थिति है जहाँ की एक हेजेमोनिक लैंग्वेज को प्राधान्य दिया गया, बाकी जो डायलेक्ट्स है, उपभाषाएं हैं, उसको हम कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर गए। तो करिकुलम में उसका स्टेट लेवल में भी आते हैं तो वही चीज़ है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए हम लोग जो बोलते हैं ना, कितना कोश में भाषा बदल जाता है, तो हर प्रदेश में अगर कोई प्रदेश है उसका एक मातृभाषा या एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो तो है ही है, लेकिन कई सारे उपभाषाएं भी उस राज्य में प्रचलित होता है, लेकिन उन उपभाषाओं को मान्यता नहीं मिलता है और उस भाषा में शिक्षा जो है वो हम नहीं प्रदान कर सकते हैं। जैसे अगर आप उड़ीसा जाएं तो आप देखेंगे ईस्टर्न उड़ीसा और वेस्टर्न उड़ीसा में भाषा का थोड़ा सा माने समानता नहीं है। माने अगर हम भाषा को ले, उस राज्य का भाषा उड़िया है जो कि एक हेजेमोनिक लैंग्वेज है, माने दबदबा है, माने ये लिखित भाषा है, यही भाषा के माध्यम से हम शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन वो अगर हम कंपेयर करेंगे वेस्टर्न उड़ीसा से, वो थोड़ा डिफ़र हो जाता है, वहाँ एक उपभाषा चलता है। तो उस उपभाषा को हम जब लेते हैं तो कई सारा विसंगतियाँ हम देखते हैं। जैसे अब देखिए भाषा में जब आता है तो हम बोलते हैं कि अगर आप ईस्टर्न उड़िया भाषा लेंगे तो उसमें गुड़ी एक शब्द आता है। गुड़ी मीन्स काइट, पतंग जिसको बोलते हैं। वही गुड़ी वेस्टर्न उड़ीसा में मंदिर को समझा जाता है। अब गुड़ी एक ही शब्द है, लेकिन वेस्टर्न उड़ीसा, ईस्टर्न उड़ीसा में ये फ़र्क आ जाता है। गुड़ी वहाँ मंदिर है, गुड़ी यहाँ पतंग है। तो जब प्रश्न पत्र में आता है कि गुड़ी का चित्रण अंकन करें, तो इधर जो बच्चे हैं ईस्टर्न उड़ीसा में वो लोग पतंग का ड्राइंग करते हैं और वेस्टर्न उड़ीसा में वो मंदिर बनाते हैं। तो जब एक्सचेंज होता है कॉपी, इधर का उधर, उधर से उधर, तो दोनों फेल। तो होता है क्या? तो ये भाषागत विसंगतियाँ जिसको कि करिकुलम के द्वारा मैंने उसको एड्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हर राज्य में अगर आप देखेंगे तो ये भाषा को लेके पाठ्यचर्या में उल्लेख नहीं। झारखंड में आइए तो बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेजेस है। हर ट्राइबल भाषा जो है उसको उतना प्राथमिकता नहीं मिल पाया है जितना मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं हिंदी यहाँ पर भी अपना अस्तित्व को बजाय रखा है और हिंदी के एवज में सारे ट्राइबल भाषा जो है वो दब जाते हैं। तो ये करिकुलम में उस तरह से प्रावधान नहीं बनाया गया, या फिर करिकुलम ट्रांजैक्शन में वो चीज़ नहीं आया कि हम हर भाषा में, मातृभाषा में हम शिक्षण कार्य दे सकें। Now come to the second one, that is कल्चरल प्लुरलिटी। ना कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो ये वे ऑफ लाइफ, इट इनकॉर्पोरेट्स मेनी ए थिंग, बहुत सारे चीज़ों को वो समाहित किया हुआ है। तो करिकुलम प्लानर जब करिकुलम का डिज़ाइन करते हैं या प्लानिंग करते हैं तो ये जो संस्कृति है वो उसके सामने जो आता है वो भी एक चुनौती के रूप में आता है कि किस संस्कृति को वो ले, किस संस्कृति को हम जो बोलते हैं कि कल्चरल ट्रांसमिशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन, वो कौन सा संस्कृति को हम प्रिजर्व करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे। नाउ कम माने इट इंक्लूड्स द वैल्यू सिस्टम। अब देखिए वैल्यू सिस्टम में बहुत सारा चीज़ आता है। वैल्यू सिस्टम हर चीज़ में आ सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि ईटिंग हैबिट्स, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन,
हम बोलते हैं कि मांसाहारी या शाकाहारी, किस कौन सा, मैंने अगर वैल्यू सिस्टम में जाएंगे तो हम शाकाहारी में देखेंगे कि वैल्यू जो है उसमें है, लेकिन हम अगर करिकुलम बनाते हैं तो क्या हम प्रमोट कर सकते हैं कि आपको सबको शाकाहारी बन जाना है या सबको मांसाहारी भी बनना है? तो ये चीज़ हम नहीं दिखा सकते। अगेन मांसाहारी में फिर बीफ ईटिंग एंड नॉन बीफ ईटिंग, तो ये वैल्यू सिस्टम है। हम कहीं ये चीज़ मैंने ओपनली करिकुलम के माध्यम से ये हम नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से हम विवाह को ले या ड्रेसिंग को ले, मैंने जो पहनावा को ले, तो हम किन किन संस्कृति से क्या क्या लें ये समझ में नहीं आता है, और ये बड़ा चुनौती होता है करिकुलम प्लानर के पास। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो ये संस्कृति अगर लेंगे, कॉमन संस्कृति को आप रिपीट करते हैं, इससे होता क्या है कि हम एक मेजर संस्कृति को हम भुला जाते हैं। जैसे अब देखिए महाभारत रामायण हमारा जो संस्कृति है, जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो है उनका संस्कृति का एक आधार है, लेकिन उसको भी हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दूसरे आस्थाओं वालों के लिए थोड़ा सा कठिनाई या फिर उनको वो चीज़ नहीं भाएगा, तो हम इस चीज़ को भी नहीं रख सकते। तो ये जो कि एक जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए एक अन्याय का बात हुआ, तो ये कल्चरल प्लुरलिटी। और हम देखते हैं कि मल्टी कल्चरलिज्म जो है, जो संस्कृति में बाहुल्यता है, वो तो भारतवर्ष में है ही है, और किस संस्कृति को हम इनकॉर्पोरेट करें, किसे नहीं करें, ये एक बहुत बड़ा सोचने का बात है, और ये बहुत बड़ा चुनौती के रूप में खड़ा होता है। नाउ द थर्ड वन इज हिस्टोरिकल प्लुरलिटी, ऐतिहासिक बाहुल्यता। हर प्रदेश का, भारत अभी मैंने कहा कि फेडरल कंट्री है, तो ये जो हर प्रदेश का अपना एक स्वतंत्र इतिहास है, और जब हम एक कोर करिकुलम या एक कॉमन करिकुलम के लिए इतिहास का पाठ्यचर्या विकास करते हैं, तो इसमें अक्सर होता है कि बहुत सारे प्रदेशों का जो है ऐतिहासिक जो महत्व है या ऐतिहासिक जो परिदृश्य है, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं या उसको हम नहीं स्थान दे पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च, और कभी कभी बायसिटी भी होता है। तो ये जो लैक ऑफ रिसर्च है, किस कंट्री किस स्टेट का क्या चीज़ है, हम उसको नहीं नेशनल हिस्ट्री में जगह दे पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए फॉरेन ट्रेड, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो प्रायर टू ब्रिटिश के आने से पहले भी भारतीय लोग फॉरेन लैंड के साथ ट्रेड करते थे। माने व्यापार जो है थ्रू द सी रूट, सामुद्रिक जो पथ है उसके ऊपर हम जाके करते थे, जो कि आप देखे होंगे बाली, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के साथ हमारा एक व्यापारिक लिंक था, जो उड़ीसा से कलिंग राज्य से उसका संबंध था, और कलिंग राज्य से वो ट्रेड लिंक बना हुआ था। इसको आप नेशनल हिस्ट्री में कहीं आपको नहीं मिलेगा अप टू 10। तो ये हम कैसे अपना ग्लोरियस पास्ट को नहीं दिखाते हैं बच्चों को? मतलब क्या हुआ, आइदर वो रिसर्च नहीं हुआ है ठीक से जब हम इतिहास लिखते हैं, या फिर बायसिटी है कि जो लोग वहाँ लिखते हैं उनको उस कलिंग के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, या वो ज्ञान होते हुए भी उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहते हैं। तो ये भी एक प्लुरलिटी है, जो कि ऐतिहासिक प्लुरलिटी के जो कि एक चैलेंज इम्पोज करता है। वैसे बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे वैसे ऐतिहासिक महत्व वाली घटनाएं होंगी जिसको कि राष्ट्रीय स्तर पर हमें लाना चाहिए, लेकिन हम नहीं ला पाते हैं। तो इतना बड़ा देश, हर चीज़ हर प्रदेश का अगर हम ऐतिहासिक घटनाओं को देखें तो काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक चुनौती के रूप में आता है कि हम क्या बच्चों को दें। आप देखिए, हम जो इतिहास फॉलो कर रहे हैं वो हमें ब्रिटिश जो दे के गया, जिस चीज़ को लिख के गया, हम उस पर मानते हैं। तो इसमें क्या हुआ, उनके सुविधा अनुसार उन्होंने लिखा और उस चीज़ को हम मान लिए। लेकिन हमारा जो वेरियस हिस्ट्रीज है अक्रॉस द स्टेट्स, वी आर अनेबल टू फॉलो एंड वी हैवंट डन रिसर्च, और कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को नहीं हाईलाइट कर पाते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है कि हाउ टू डू दैट। नाउ कम टू ज्योग्राफिकल प्लुरलिटी। ज्योग्राफी मतलब भौगोलिक जो बाहुल्यता है वो तो भारतवर्ष में है, क्योंकि इतना बड़ा देश है तो हर जगह जो भौगोलिक जो स्थिति है वो एक जैसा नहीं है। तो एक जैसा नहीं होने के कारण
एक जैसा अनुभव हम नहीं उसमें पाठ्यचर्या में सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि भूगोल के हिसाब से ही हमारा जो अनुभव है वो भी अलग अलग होता है। भूगोल के हिसाब से वहाँ का वेजिटेशन होगा, वहाँ का एग्रीकल्चर होगा, वहाँ का परिवेश होगा, जो कि हमारे अनुभव से डायरेक्ट लिंक है। और वो हम अगर एक जैसा बना दे, एक कॉमन करिकुलम जब बनाने बैठेंगे तो ये भौगोलिक जो विविधता भिन्नता है उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा संबोधित नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक चुनौती के रूप में सामने खड़ा होता है। तो पांचवा है जेंडर प्लुरलिटी, जो हम बोलते हैं सेक्सुअलिटी को लेके, जेंडर को लेके प्लुरलिटी। आप देखिए जेंडर प्लुरलिटी पहले पाठ्यचर्या में, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पितृ प्रधान है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो हम हर चीज़ में जो अनुभव देते हैं, आप देखे होंगे थ्रू द टेक्स्ट बुक अगर हम अनुभव देते हैं उसमें ज़्यादा लड़कों का फिगर रहता है, चित्र रहता है, लड़कियों का कम उसमें डिपिक्शन रहता है, माने भागीदारी भी कम रहता है। तो इस चीज़ को तो बहुत उसमें रिवोल्ट हुआ, लोग उसमें बोले। तो अभी लड़कों और लड़कियों में थोड़ा सा समानता, जेंडर पैरिटी की बात आ गई। तो डिपिक्शन जो है, पिक्टोरियल डिपिक्शन हो या एड्रेसिंग हो, या लिखते समय हम लोग बोलते ही लिखते थे, तो अब हर जगह हमको लिखना होगा सी एंड ही, दैट टू सी पहले ही बाद में, तो टू गिव सम इम्पोर्टेंस एंड इक्वालिटी टू द सेकेंड जेंडर और द अदर जेंडर। नाउ अभी भी इसमें प्रॉब्लम है कि वी हैवंट एड्रेस द ट्रांसजेंडर्स। हम यहाँ ट्रांसजेंडर्स को जो हम बोलते हैं ना पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग, क्लीवलिंग जो है, तो उसको हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए हैं। उनका इश्यूज़ जो है, उनकी बातों को जो है वो कथा कहानियों में हो या किसी भी प्रकार से हम उनके बारे में अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर पाए, तो उनको यहाँ स्थान नहीं मिला। तो ये जेंडर प्लुरलिटी की बात है, ये भी एक चैलेंज है कि आप किस तरह से उनकी बातों को करिकुलम में समाहित कर सकेंगे और बच्चों को किस तरह से हम उनके बारे में भी ज्ञान दे सकते हैं। तो फिर सिक्स्थ में आता है रिलीजियस प्लुरलिटी। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया। आप सब जानते हैं कि भारत में बहुत सारे धर्मों का प्रचलन है, सभी को मान्यता प्राप्त है, सभी को फ्रीडम है कि अपना रिलीजियस प्रैक्टिस कर सके। लेकिन जब करिकुलम की बात आती है तो हम जब भी कोई बात करते हैं तो हम किसी एक धर्म का पक्ष लेके पाठ्यचर्या का निर्माण नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर डिपिक्शन होगा, माने अगर हम उदाहरण के रूप में किसी धर्म के कोई भी डायमेंशन को, कोई भी एस्पेक्ट्स को अगर हम दर्शाएंगे करिकुलम में, पाठ्यचर्या में, तो दूसरे धर्मों को भी दिखाना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है कि धार्मिक चीज़ों को भी हम सोच समझ के डालें, ताकि किसी एक धर्म अवलंबन करने वाले व्यक्तियों को या समूहों को इससे तकलीफ ना हो। ये नहीं लगे कि इसमें कहीं पक्षपात है कि किसी एक धर्म के बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है पाठ्यचर्या के माध्यम से। जैसे अगर हम बोलेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप, छोटे बच्चों का किताब उठा के देखिए तो उसमें सारे धर्मों का, अगर मंदिर है तो मस्जिद भी है, तो गिरजाघर भी है और गुरुद्वारा भी है, इस तरह से हम उसको दिखाते हैं। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया अगर लिखते हैं तो अगर दीपावली, दुर्गा पूजा लिखते हैं तो ईद और गुरु पर्व और क्रिसमस, इसका भी उल्लेख करना अनिवार्य हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे बातें हैं जो कि हम सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। और जैसे मैंने अभी कहा, महाभारत, रामायण, गीता को अगर लेंगे, ये हिंदू जीवन धारा का एक आधार है, ये हमारा संस्कृति का एक आधार है। तो इस चीज़ को अगर हम नहीं बता पा रहे तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा संस्कृति को के खिलाफ, माने या उसको जो सरलता से हमारे बच्चों तक पहुंच सकता था, हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। तो ये रिलीजियस, ये भी एक चैलेंज बन के आता है। तो इसमें डिबेट होता है कि क्या महाभारत, रामायण का कहीं उल्लेख होना चाहिए पाठ्यचर्या में या नहीं होना चाहिए। तो हम ये सेकुलरिज्म को दिखा के हम इस चीज़ को नहीं उल्लेख करते हैं, लेकिन इसमें भी सोच विचार की आवश्यकता है कि सचमुच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक चुनौती के रूप में सामने खड़ा होता है, रिलीजियस प्लुरलिटी। नाउ कम टू सोशियो इकोनॉमिक प्लुरलिटी। सोशियो इकोनॉमिक प्लुरलिटी, सामाजिक आर्थिक जो भिन्नताएं हैं, तो भारतवर्ष में अब देखिए जो स्तर है
लोगों का वो बहुत सारे स्तरों में बटा हुआ है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, पुअर पीपल, माने लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड हायर क्लास। तो इन सभी क्लासों का जो अनुभव है, ये जो वर्ग है बटे हुए हैं, सभी वर्गों का अनुभव को लेके हमें पाठ्यचर्या बनाना है। तो ये बहुत कठिन हो जाता है कि जो अनुभव है उस अनुभव को अगर आप अनुभव नहीं किए होंगे तो आप पाठ्यचर्या निर्माण में कैसे मैंने किस तरह से उसको सम्मिलित करेंगे पाठ्यचर्या में। जो लोग पाठ्यचर्या निर्माण कर रहे हैं उनमें ये अनुभव है कि नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को हर वर्ग का अनुभव नहीं होता है। अगर हम मिडिल क्लास के हैं तो हम अपना जो अनुभव है मिडिल क्लास के रूप में ही बता सकते हैं, तो हम दूसरे का अनुभव को कैसे ये कर सकते हैं, मैंने बता सकते हैं ताकि वो सम्मिलित हो सके। तो अनुभव का भी जो डिफरेंस है विथ रेस्पेक्ट टू द क्लास, वो भी उसमें आना चाहिए, जो कि नहीं आ पाता है। तो ये भी एक चुनौती के रूप में आगे आता है। तो हम किस क्लास को हम संबोधित करेंगे मैंने उस समय लाएंगे। अब देखिए जो भी हम लोग का एक्सपीरियंस है ना, हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ कोई कहानी पढ़ते हैं, तो उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को कोई किरदार के साथ फिट करके देखते हैं कि ये मेरे से रिलेटेड है कि नहीं। अगर रिलेटेड है तो हमको अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर हम उसको नहीं। आप सिनेमा भी देख रहे हैं, वही चीज़ है, अगर वो सिनेमा में अपने आप को आप खोज पाते हैं देन ओनली विल एंजॉय द सिनेमा, अदरवाइज वो आपको लगेगा कि कहीं दूसरा जगह का कहानी है, हमारे साथ नहीं रहा। आप रामायण महाभारत देखिए, वो कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसमें जोड़ के देखते हैं। अब ये एक ऐसा कहानी है रामायण या महाभारत, आप देखिए ये सबसे मैंने एक विशेषता है कि हम जो 1000 साल से 2000 साल से यही कहानी सुनते आ रहे हैं। पृथ्वी में कोई देश में ये चीज़ नहीं है कि कोई एक कहानी हो कि 2000 साल से वो घरों में सुनाई जाता है, मैंने बड़ों से छोटों को मिलता है। तो ये क्योंकि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वैसा है कि हम वहाँ से ले आते हैं, कि हमारा जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है वहाँ से शुरू होता है। और आज भी वो सोसाइटल स्ट्रक्चर जो रामायण काल में था या महाभारत काल में था, आज भी हम उसको प्रिवेल मैंने हम उसको मानते हैं उस चीज़ को। तो ये कंडीशन है। लेकिन जब व्हेन इट गोज़ टू हायर क्लासेज, जो लोग कि रामायण महाभारत को भुला चुके हैं या नहीं मानते हैं, तो उस वहाँ पे वो स्टोरी शायद ही लोग सुनते होंगे या सुनाते होंगे। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो लोअर मिडिल क्लास का एक्सपीरियंस और अपर मिडिल क्लास का या जो अपर क्लास का, उनका अनुभव में फ़र्क आता है। वो अनुभव के हिसाब से आप देखे होंगे कि हम जो भी पाठ्यचर्या में डालते हैं तो हम अनुभव को उसके साथ मिलाते हैं। वी ट्राई टू कोरिलेट आवर एक्सपीरियंस विद द करिकुलम। तो हमें जो अधिगम होता है वो अच्छा होता है। तो ये भी एक चैलेंज है कि सोशियो इकोनॉमिक प्लुरलिटी एक चुनौती के रूप में आता है। फिर एथनिक प्लुरलिटी, जो एथनिक ग्रुप्स है, भारत में बहुत सारे एथनिक कम्युनिटीज़ है जो कि करिकुलम में कहीं उनका स्थान नहीं है, या फिर हम करिकुलम जब बनाते हैं वो कहीं ना कहीं खो जाते हैं। आप देखिए जो लोग नोमैड्स हैं, जो घूमते रहते हैं इधर उधर, तो उनका बारे में कहाँ कुछ लिखा हुआ है, उनके बारे में कौन सोच, उनका जो अनुभव है या उनको इसमें कैसे सम्मिलित करना है, ये भी एक चुनौती के रूप में आता है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब कोई चीज़ को हम किसी पे थोपना चाहते हैं इन द नेम ऑफ होमोजेनिटी, इन द नेम ऑफ यूनिटी। हम भारतवर्ष को हम बोलेंगे कि हम इकट्ठा रखेंगे, और इस इकट्ठा रखने का क्रम में हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को थोपेंगे, कोई कल्चर को थोपेंगे कि नहीं यही करना है, ये नहीं करना है, ये कल्चर अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। सो ये जो होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर को हम एक बहुत अच्छे रूप से नहीं ले सकते हैं कि हमको कल्चर को होमोजेनाइज कर देना, एक जैसा कर देना है, क्योंकि ये जो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सर्टन कम्युनिटी, सर्टन पीपल टू एक्सेप्ट दिस होमोजेनाइजेशन। जैसे हम देखिए अभी कुछ दिन पहले, मैंने पहले तो पता नहीं था, अभी जब से सोशल मीडिया आया है, ये 4-5 साल का ये डेवलपमेंट में देख रहा हूँ कि हिंदू नववर्ष चैत्र प्रतिपदा को लिया गया है। तो मैं पूछता हूँ कि हम लोग जब 14 अप्रैल को मनाते हैं नववर्ष उड़ीसा में, बंगाल में, तो ये क्या हम लोग क्या नॉन हिंदू हैं? तो ये कहीं देखिए होमोजेनिटी है। वो सोशल मीडिया में क्या ना हिंदू नववर्ष, एक तो टर्म दे दिया गया कि हिंदू नववर्ष।
तो हम भी तो हिंदू हैं, उड़ीसा में जो लोग हैं या बंगाल में जो लोग हैं, जो बैसाख का पहला तिथि को मानते हैं कि पहला बैसाख है और यहीं से हमारा कैलेंडर शुरू होता है, ये हमारा नववर्ष है। तो अगर आप उसको होमोजेनाइज करना चाहेंगे तो यहाँ तो प्रॉब्लम है ना। अब तो बच्चा भी कंफ्यूज करेगा कि घर में तो जो संक्रांति है या पहला बैसाख है उसको हम नया वर्ष कहते हैं, फिर हिंदू नववर्ष कहाँ से आया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनेशन एंड इट इज़ बीइंग इम्पोज्ड ना। मैंने ये इस तरह से प्रचार प्रसार होगा कि लोगों के जहन में बैठ जाएगा। अगर अब यही पाठ्यचर्या में आ जाए कि हिंदू नववर्ष जो है ये, तो इसमें फिर कन्फ्यूजन है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। इसलिए बहुत मैंने सलीके से, बहुत सावधानी से हम इस प्लुरलिटी को एड्रेस करेंगे, मैंने करते हैं पाठ्यचर्या के माध्यम से, और करना भी चाहिए, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। और यही जो सावधानी बरतने की बात है, यही एक मैंने चुनौती के रूप में खड़ा होता है कि हम किन बातों को रखें, क्या दें, ताकि किसी को भी, किसी समूह विशेष को, व्यक्ति विशेष को कहीं से भी ठेस नहीं पहुँचे, और ये जो हमारा जो यूनिटी है, जो एकता है भारत में, वो कहीं ना कहीं, वो कहीं उसमें कोई बाधा नहीं पहुँचे। So we can say that the people of a pluralistic society are confronted with environment which requires an attitude to develop openness towards plurality and diversity, and which would therefore seem to invite educational consideration of these themes through its curriculum. मतलब ये जो प्लुरलिटी है इंडियन सोसाइटी में, जिसे हम हमेशा रूबरू होते हैं, हम कन्फ्रंट करते हैं, ये क्या क्या मांग करता है। ये मांग करता है कि एक एटीट्यूड, एक मनोवृत्ति, एक अभिवृत्ति जो कि एक खुलापन की ओर ले जाए हमें, और इस प्लुरलिस्टिक सोसाइटी को हम एक खुले नज़र से देखें, ओपननेस हो, माने हम सबको एक्सेप्ट कर सके, सबको ग्रहण कर सके। इस तरह का एटीट्यूड डेवलप कराना हमारा पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए, ताकि इस डाइवर्सिटी को हम एंजॉय कर सकें और इस डाइवर्सिटी को लेके हम गर्व कर सकें। तो इसके लिए पाठ्यचर्या निर्माताओं को ध्यान में रखना होगा कि किन बातों को, किन चीज़ों को हम सम्मिलित करें अनुभव के रूप में। दूसरे प्रदेशों का भिन्नताओं को किस तरह से हम समाहित करें, ताकि हम दूसरों के प्रति, दूसरे संस्कृति के प्रति हमें एक तो खुलापन आए। अब देखिए, आप बचपन में एक यूनिटी, जो इंडियन यूनिटी के लिए एक आया था, इनकन से सॉन्ग, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये कई भाषाओं में उसी चीज़ को दिखाया गया। तो जब हर भाषा में बोला जाता है, उस प्रदेश का कुछ ऐतिहासिक, कुछ महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स हो या ऐसा कुछ विशेष चीज़ों को दिखाया गया। और जब उड़ीसा के बारे में आया तो वो उतना, मैंने संस्कृति इतना धनी होने के बावजूद ऐसा चीज़ दिखाया गया कि बहुत सारे उड़िया व्यक्तियों को अच्छा नहीं लगा। आप जो लोग देखे होंगे, आप समझिए इस चीज़ को। तो ये क्या हुआ कि हमारा जो डिपिक्शन है वो अच्छा नहीं हुआ। हमारे पास कोणार्क मंदिर है, हमारे पास ओडिसी डांस है, हमारे पास ओडिसी म्यूज़िक है, और बहुत कुछ है जो कि अब दिखाया, उस जब सॉन्ग है वो दिखाया जा सकता था, लेकिन दिखाया ऐसा गया कि वो एक गरीब देश है, वहाँ लोग इतना गरीब है, तो इस तरह से तो ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, कि वो लगा कि नहीं, यहाँ पे पक्षपात किया गया, उड़ीसा को ठीक से स्थान नहीं मिला, उड़ीसा का जो संस्कृति है वो स्थान नहीं मिला। वैसे दूसरे भाषाओं को पता नहीं, मैं तो समझा नहीं कौन सा भाषा किसका है, लेकिन जो लोग समझे होंगे वो लोग देखे होंगे। वहाँ पे भी देखिए, बंगाल का दिखाया गया तो मेट्रो रेल दिखाया गया, तो उस तरह से उड़ीसा में भी कुछ दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा लगा कि बायस। तो इसी तरह से पाठ्यचर्या में अगर आता है, किसी भी प्रदेश को का रिप्रेजेंटेशन जो है वो सही रूप से होना चाहिए, जो कि वो प्रदेश का एक तो गर्व और गौरव है, उस चीज़ को आप दिखाना चाहिए, ना कि कुछ भी दिखा दिए फॉर द सेक ऑफ शोइंग। इम्पोर्टेंस जो है ना, सिग्निफिकेंस जो है, वो आप उचित ढंग से नहीं देते हैं तो फिर मुश्किल होता है। सो करिकुलम शुड डू जस्टिस विथ ऑल द सेक्शंस ऑफ द पीपल एंड ट्राई टू फॉस्टर ए फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस टू प्लुरलिटी एंड डाइवर्सिटी. Proper research should be done
so that the cultural, historical, linguistic highlights can be incorporated so that none of us should feel subdued or neglected to the curriculum. तो ये प्लुरलिटी को जब हम एड्रेस करेंगे, सो एड्रेस करने से पहले वी शुड हैव अ प्रॉपर रिसर्च कि हम इस प्लुरलिटी को किस तरह से एड्रेस करेंगे, ताकि कोई भी सेक्शन, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी ग्रुप हो, वो अपने आप को छोटा महसूस नहीं करें कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा संस्कृति का, भारतीय संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। तो इस तरह से अगर फीलिंग आता है तो वो हमारा जो एकता है, हमारा जो अभिन्नता है, उसके लिए वो खतरा साबित हो सकता है। तो करिकुलम प्लानर्स को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम प्लान करना चाहिए, देखना चाहिए। तो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ प्लुरलिटीज़ फॉर ए कॉमन इंडियन करिकुलम। सो आई होप मैंने आपको ये मिला। मैं प्लुरलिटी एज ए कॉन्टेक्स्ट पढ़ाया था। करिकुलम जो फैक्टर्स है उसको इसको लिंक करके आप थोड़ा सुनिए, इस चीज़ को देखिए। ये भी जो भी मैंने बोला ये सारा मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना ये करके बोले हैं, कहीं किताब में आपको एज इट इज़ मिलेगा नहीं। इंडियन कल्चर, भारतीय संदर्भ में इस चीज़ को हमें समझना है कि करिकुलम को किस तरह से हम दे सकें। बहुत सारा इश्यूज़ है इसमें, और भी कहा जा सकता है, और विस्तारित रूप से इसका व्याख्या हो सकता है, लेकिन इतने ही में आप समझिए इस चीज़ को, और कुछ और भी आप जोड़ सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ। तब तक सुरक्षित रहे, घर में रहे।